नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो सीटेट, टेट और साथ में वनडे एग्जामिनेशन के ये बहुत ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है संख्या पद्धति। और आज उस संख्या पद्धति में उसके बीच में हम लोग यह बातों का डिस्कस करेंगे। संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं का परिचय करेंगे। संख्याएं क्या हैं, संख्याएं कौन कौन सी आती है, इन सब का हमें परिचय करना है। आज हम उन्हीं सब बातों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ, एक छोटी सी बात है कि यदि बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग बहुत तरीके से संख्याओं का क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन हमें उन क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी रखनी है जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और साथ में आपका जो बोर्ड है जिस चीज़ को मानता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई, हम लोग अपने से कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर हमें क्या करना है, बोर्ड वालों से लेना, हमसे नहीं लेना है। नंबर आपके घर से नहीं मिलेगा, आपको बोर्ड वालों से लेना। तो बोर्ड जो मानेगी उसके तहत हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बातों को समझेंगे। ठीक है, कौन किससे निकल के आया संख्या, उन सब के बारे में जिक्र करेंगे। तो आज आइए हम लोग चलते हैं संख्या पद्धति में। संख्या क्या है? ठीक, तो देखिए, एक छोटी सी बात है कि जो संख्या पद्धति में संख्या की बात है, तो हमें क्या करना, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उनकी गिनती करने के लिए जिनका भी हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या है, संख्या है। जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या है, संख्या है। बात समझे ना? तो अब उन्हीं संख्या में वो कौन सा चिन्ह की जरूरत पड़ती है जिसके माध्यम से हम सभी संख्याओं का जिक्र करते हैं। ठीक, पहली पद्धति हम लोग लेके चलते हैं भारतीय प्रणाली में या भारतीय पद्धति की बात करते हैं। भारतीय पद्धति की बात करते हैं। इन भारतीय पद्धति में संख्यांक आता है और उस संख्यांक के बाद आपका क्या होता है, संख्या आता है। संख्यांक के बाद क्या होता है, संख्या आता है। तो यहां पर एक बात देखिएगा कि जो संख्यांक का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमें संख्या बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ संकेत की जरूरत पड़ती है। कोई भी संख्या हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ संकेत की जरूरत पड़ती है। वह संकेत ही हमारा क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। वह संकेत ही क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। जो संकेत हमारा है तो इसमें हम लोग संकेत में इसका प्रयोग करते हैं। संकेत यानी संकेत, संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, ये संकेत है, चिन्ह है, संकेत। ठीक, वो कौन संकेत, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9। तो कुल मिलाकर के कुल 10 संकेत होते हैं। कितने संकेत होते हैं, 10 संकेत। इन्हीं 10 संकेत के आधार पर हम लोग संख्या को लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी 10 संकेत के आधार पर संख्या को लिखते हैं। यदि मुझे संख्या लिखना है, जैसे मुझे 10 लिखना है, मुझे क्या लिखना है, 10 लिखना है, तो आप क्या करोगे, एक संकेत और 0 ले लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, 10 कहलाएगा। यदि मुझे 55 लिखना हो तब 5 2 ठो ले लेंगे तो आपका संख्या निकल के आ गया। यदि मुझे 100 लिखना तो 1 2 ठो 0 ले लेंगे तो 100 हो जाएगा। यदि मुझे 13720 लिखना है, 13720 लिखना है, तो हम क्या क्या प्रयोग करेंगे, 1 3 7 2 और 0 हो जाएगा, 13720। ये हमारा संख्या होगा और ये हमारा संख्यांक होगा। समझ में आ गया होगा। संख्यांक के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रश्न यदि ऐसे बनता तो बता दीजिएगा कि संख्यांक एक ऐसी चिन्ह है जो हमें किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा, संख्यांक कहलाएगा, संख्यांक कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका प्रयोग हो रहा है भारतीय पद्धति में, जो आपका प्रयोग हो रहा है वो आपका क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दार्शनिक दशमलव पद्धति जिसको बोलते हैं, दशमलव पद्धति।
दाशमिक बोलते हैं शायद, दाशमिक पद्धति। देखिए कोई भी वर्ड की जो प्रॉब्लम होगी तो आप उसको क्या क्या मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अंग्रेजी में हम लोग को अच्छी तरीके से पता रहता है, कुछ हिंदी में पता रहता है, ठीक है। तो ये शुद्ध हिंदी का प्रयोग है, दाशमिक पद्धति से होता है। इन दाशमिक पद्धति में जिसको हम लोग दशमलव पद्धति की बात करते हैं, इसको दशमलव भी शायद करते हैं, दशमलव पद्धति, इसको दशमलव पद्धति भी के साथ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग किन किन का वो मेरा संकेत क्या होगा, इसमें हम लोग 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इन्हीं 10 संकेतों के आधार पर पूरे संख्या का हम लोग जिक्र कर लेंगे। किस पद्धति में, दाशमिक पद्धति में प्रयोग कर लेंगे। किस पद्धति में प्रयोग करेंगे, दाशमिक पद्धति में, ठीक है ना। तो दाशमिक पद्धति में आप 0 से लेकर के 9 तक की बातें हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और 0 से लेकर के 9 तक की बातें हम लोग दाशमिक पद्धति में करेंगे, ठीक। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब आपका क्या होगा, बाइनरी सिस्टम होती है, द्विधारी पद्धति, द्विधारी पद्धति ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। द्विधारी पद्धति, हम पहले पद्धतियों के बारे में बता लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे के संख्याओं का परिचय हम लोग करेंगे, संख्याएं क्या क्या होंगी और कैसे बनेंगे, ठीक है। द्विधारीय पद्धति, द्विधारीय पद्धति जिसको हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी सिस्टम, अंग्रेजी में बाइनरी सिस्टम, ठीक। तो इसमें जो संख्यांक होते हैं, जिसको हम लोग संकेत बोलते हैं, तो इसमें जो संकेत होगा वो 0 और 1 का ही प्रयोग होगा। इसी 0 और 1 से पूरी संख्या का हम लोग क्या करेंगे, विवरण तैयार कर लेते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे इनको लिखने का तरीका जो है, जैसे मैंने लिख दिया संख्या 101, इसको ऐसे लिख देते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि 101 रियल में क्या बन रहा है, 101 रियल में कौन सा संख्या बन रही है, हम उसका जिक्र हम लोग उस समय करेंगे, ठीक है। 101 में क्या आएगा, बात समझे ना। तो ये आपका हुआ बाइनरी सिस्टम, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, 0 और 9। आपसे प्रश्न पूछता है बाइनरी सिस्टम में संख्यांक जो होता है वो कौन कौन होते हैं, 0 और 1 होते हैं। और आपको दाशमिक पद्धति में आपका संख्यांक कौन कौन होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, एक और भी बातें आपकी आती है, रोमन प्रणाली होती है, रोमन प्रणाली जो आपके एग्जाम तक का सीमित है। मैं उन्हीं बातों को क्या करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। रोमन प्रणाली क्या होगा, रोमन प्रणाली, ठीक है। रोमन प्रणाली, रोमन प्रणाली, ठीक, रोमन प्रणाली, बात समझ। तो रोमन प्रणाली में आपका क्या होगा कि जो आपका इसमें संख्यांक क्या होगा, और रोमन प्रणाली संख्यांक यानी संकेत की बात होगी। तो संकेत इसमें किसका कौन कौन सा संकेत हम लोग प्रयोग में लाते हैं, कौन कौन सा संकेत हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आपका क्या होगा, एक आई लिखा जाता है, एक भी लिखा जाता है, एक आपका एल लिखा जाता है, फिर एक सी लिखा जाता है, ठीक है ना। और आपका एक एल सी और डी एम लिखा जाता है, डी एम लिखा जाता है, बात समझ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संख्यांक होंगे, ठीक। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका दिया रहता है, तो संख्या के रूप में इसको जानेंगे, इसको दाशमिक, और इसको ऐसे बना लेते हैं रोमन प्रणाली, और रोमन संख्या हो जाए, भारतीय संख्या पद्धति में लिखा जाए, रोमन संख्या, ठीक। और भारतीय
संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक, अब हम लोग ऐसे इसका क्या होगा बना लेंगे, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा भाई। देखिए ये आप ही के लिए काम में आएगा, वो हमारे काम में तो आईबा करेगा भाई, हम तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और ये मत सोचिएगा बड़ा स्लो बोल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, स्लो की बात नहीं, आपको सीखना है ना भाई, आपको क्या करना है, सीखना है। 3 और कुल मिला के 6 होते हैं ना, 1 2 3 4, फिर ये टोटल मिला के कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 6 होते हैं। ठीक, इन्हीं के माध्यम से हम लोग हर बातों को लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये लिखा है, ठीक, तो इसको हम लोग 1 बोलेंगे। भी लिखा है तो ये 5 हो जाएगा। एल लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओहो एक्स छूट गया, 1 मिनट भाई, एक्स भी होता है, एक्स आपका क्या होगा 10, फिर एल जो आपका होगा वो 50, फिर डी जो आपका होगा वो आपका होगा 500, और जो एम होगा वो आपका क्या होगा 1000 हो जाएगा। डी आपका क्या होता है 500 और यम आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपका है, इस बात को आप याद रखे रहिएगा। ठीक, दूसरी चीज जब मुझे संख्या लिखना होता है ना, संख्या लिखना होता है, जब मैं संख्या लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, यदि हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी हमें लिखना पड़े, यदि मैं इनको 3 बार लिख सकता हूं, जो भी चीजें हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा संकेत, उसको हम लोग 3 बार लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 4 बार लगातार नहीं लिखा रहेगा। यदि मुझे 40 अथवा क्या लिखना आपका 4000 लिखना होगा, 1 मिनट, जो भी लिखना होगा उसको क्या करेंगे हम लोग 3 बार लिखते हैं। ठीक है ना, जो भी लिखना होगा हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी जस्ट आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे और संख्याओं को इसमें लिखा जाता है। ठीक है ना, तो हम इसको मिटा देंगे। चलिए देखिएगा आगे, यहां पर आपका क्या है, जो हमने बातें किया संकेत का, तो उन संकेतों का आप क्या करिए जानकारी में रखे रहिए। ठीक है, बाकी हम लोग क्या करेंगे, रोमन जो प्रणाली है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, रोमन संख्याओं को कैसे लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी मैं देखा हूं कि उसमें आपका क्या होगा, एग्जाम में आता है रोमन वाला, तो रोमन का मैं अलग से क्लास ले लूंगा। ठीक है ना, आप परेशान मत होइएगा कि उसको कैसे कैसे लिखना होगा। हाँ, बस ये आपको संकेत पता चल गया कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर हो गया, इन सब बातों का आप ध्यान में रखें। संख्यांक क्या है कि किसी भी संख्या अथवा संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जो संकेतों का प्रयोग हम लोग करते हैं वो हमारा क्या है, संख्यांक कहलाता है। ठीक है, उन्हीं संकेतों के द्वारा जो बनी होती है वो आपके क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको 3 पद्धतियां बताई, एक दार्शनिक पद्धति, एक द्विधारिक पद्धति और एक आपका क्या रोमन पद्धति बताया। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं दार्शनिक पद्धति में। दार्शनिक पद्धति में संख्याओं का हम लोग परिचय कर लेते हैं कि संख्याएं कैसे कैसे, क्योंकि आज का मेरा जो वीडियो है वो आपका क्या होगा, संख्याओं के परिचय। जो मेरा थंबनेल आपने देखा उसमें हमने लिखा था कि भाई संख्याओं का परिचय, तो इस संख्याओं के परिचय की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। देखिए संख्याओं का जो परिचय होता है, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग भी क्या करिए उसमें बना लीजिएगा, वो आपके लिए बड़ा कामदायक लाभदायक भी रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ होगा, पहले तो होगा कि संख्या क्या होगी। किसी भी चीज को गिनने के लिए हमें जिनका प्रयोग करना होता है वो आपका क्या कहलाता है, संख्या कहलाती है। तो संख्याएं जो आपकी होगी, ठीक, संख्याएं जो होगी उनका क्लासिफिकेशन में बना रहा हूं। ठीक है, एक आपका होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक, और एक आपका होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या और दूसरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। इस वास्तविक संख्या में आपका क्या होगा, परिमेय संख्या निकल के आई थी और अपरिमेय संख्या निकल के आई, अपरिमेय। देखिए इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होता है ना,
थोड़ा सा बात को समझिएगा, इसमें आप घबराइएगा एकदम मत, ठीक। और इस परिमेय में हमारा क्या क्या होगा, एक आपका क्या होगा पूर्णांक होगा और एक आपका होगा अपूर्णांक होगा, पूर्णांक और अपूर्णांक होगा, ठीक है। इस अपूर्णांक में दो तरीके के होते हैं, एक आपका क्या हो जाएगा भिन्न होगा, साधारण भिन्न होगा, साधारण भिन्न होगा, इसका मैं क्लास ले चुका हूं, इसका पूरा क्लासिफिकेशन। और एक आपका होगा दशमलव भिन्न होगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दशमलव भिन्न होता है, बात समझे ना। इसका मैं क्लास ले चुका हूं, आप देख लीजिएगा। एक अपवाद की बात होगी, इसी दशमलव भिन्न में हम लोग अनावर्ती दशमलव जो भिन्न की बात करेंगे, तो उस अनावर्ती दशमलव भिन्न में हमारा क्या हो जाएगा, इसी में एक अनावर्ती दशमलव के भिन्न की बात करेंगे। तो अनावर्ती दशमलव भिन्न में आपका अनावर्ती जो दशमलव भिन्न होगा वो किस में चला जाएगा, अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। अनावर्ती दशमलव भिन्न ये अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, अनावर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव भिन्न किसमें चला जाएगा, अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, ठीक। अब ये देखिए पूर्णांक में आपके पास, पूर्णांक में आपका क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक मैं बोल दे रहा हूं। और यहाँ क्या होगा धनात्मक, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं संकेत दे रहा हूं। और ये आपका क्या कर लेता है, पूर्ण संख्या हो जाएगी, सॉरी, और जीरो हो जाएगी, बात समझे ना। अब इन जीरो और धनात्मक संख्या को मिला लेते हैं ना, तब आपका निकल के आ जाता है पूर्ण संख्या। क्या निकल के आता है, पूर्ण संख्या निकल के आता है, ठीक। अब इसी धनात्मक संख्या से हमारा निकल के आया धनात्मक संख्या में, ठीक है, यहाँ प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्या में सम भी होगा, विषम होगा, भाज्य होगा, अभाज्य होगा, फिर इकाई होगा, इकाई संख्या, बात समझे ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो आप क्या करिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। अब मैं हट जा रहा हूँ, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे तो लिखे हैं, क्योंकि भाई जगह की कमी है, तो इसलिए आप क्या करें, उतनी पे आप क्या करें, ग्राफ को समझना है कि ग्राफ कैसे कैसे होता है और किससे कौन निकल के आया है, उस बातों को हमें समझना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या स्क्रीनशॉट लेकर के अपना क्या करें, देखते रहिएगा कि क्या है क्या नहीं है, बात समझे ना। तो ये संख्याओं का मैंने क्लासिफिकेशन दिया, संख्याओं को मैंने बांटा। बाकी देखिए दशमलव वाली संख्या में साधारण भिन्न और जो है इसका मैं अथवा क्लासिफिकेशन किया हूं। आप क्या करिएगा, पिछले वीडियो में आप भिन्न वाले चैप्टर में जा करके ये देख लीजिएगा कि कैसे मैंने इसको क्या क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये संख्याओं की बात हुई, मैं इसलिए ब्रांच टाइप को बना के रखा कि आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि आप प्रत्येक इकाई अंक या प्रत्येक अभाज्य संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहेंगे कि हाँ, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या से ही लटकते हुए आपका आया। लेकिन मैं यदि कभी कहूं कि सभी अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या है, तो कहेंगे कि नहीं, या प्रत्येक अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या, तो कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि भाई देखिए ये जो अभाज्य संख्या कहां से नहीं, वास्तविक से परिमेय, परिमेय से पूर्णांक, अपूर्णांक ऐसे करके अपना क्या होगा निकल के आई हुई है, बात समझे ना। तो इस तरीके से निकल के आई हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनका परिचय कैसे कैसे आपका होगा, ठीक है ना। बात समझ में आएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए, बात समझ में। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा देते हैं, ठीक। अब मिटाने के बाद मैं एक एक लोग का डिस्कस कर दे रहा हूं कि वो सब आप क्या क्या है और कैसे कैसे है, ठीक है ना। क्योंकि जगह पूरा ना होने के कारण मैं उस पर भरना ये उचित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, साफ लिखा नहीं रहेगा तो परेशान आप लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए वास्तविक जो संख्या का हमने आपसे जिक्र किया, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो रियल नंबर हमारे पास है, तो रियल नंबर का मतलब ये होगा कि जब किसी संख्या
का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे हम लोग क्या करें, एग्जांपल में हम लोग गिनती ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं, दशमलव माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं, 0.5 वाली वैल्यू ले लेंगे, 0.33 वाली वैल्यू ले लेंगे, करणी ले लेंगे, ठीक है, पाई हो गया हमारा, ये सब आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। ये सब क्या है, सभी ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। 3 बटा क्या होगा 7 ले ले, 22 बटे क्या होगा 7 ले ले, बात समझे, 0 ले ले, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको क्या करिएगा, चलिए देखिएगा, ये तो वास्तविक संख्या होगी। अब वास्तविक संख्या की बात होगी, अब काल्पनिक की बात कर लेते हैं। काल्पनिक क्या होगी, आपके एग्जाम में 100% मिलेगा भाई, इसलिए आप पूरा क्या करिए, बढ़िया से समझिए। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या का जो परिभाषा हमारा हुआ, परिभाषा ये कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है वो आपके क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो आपका क्या होगा, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे करणी के जो अंदर होगा, वो यदि करणी के अंदर यदि ऋणात्मक है, करणी के अंदर ऋणात्मक है, तो यदि मैं इसका वर्ग करूंगा तो हमेशा क्या होगा, वर्ग करने पर ऋणात्मक ही देगा, वर्ग करने पर क्या होगा, ऋणात्मक देगा, ठीक। जैसे कि यदि हम कह दें कि करणी में हमारे पास -1 है, तो इसका मैं वर्ग करूंगा तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक, माइनस का 1 आएगा। तो इसलिए करणी में -1 आपका क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या। करणी में -5 काल्पनिक, करणी में -4 काल्पनिक, करणी में -10 काल्पनिक, करणी में -100 क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा। बात समझना, करणी में -100 क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, जो करणी में -1 होता है उसको एटा से प्रदर्शित करते हैं, एटा होता है, ये बात आप जानते रहिएगा, ठीक है। ये एटा लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक संख्या दिखाई देना। जैसे हम लोग इसको बनाते तो यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर क्या लिखते, आई लिख देते। यदि मैं इसको लिखता तो इसको लिख देता कि करणी में 5 गुणे करणी में -1, तो ये करणी में 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसकी बात करूँ, थोड़ा समझिएगा, इसकी बात करूँ तो कैसे हमें इसको क्या करना होगा, काल्पनिक के रूप में, एटा के रूप में लिखना होगा। तो आप क्या कर देंगे, करणी में क्या होगा, 4 गुणे करणी में -1। ये नियम होता है करणी को 2 भागों में बांटने का। तो अब ये बताए, करणी में 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये क्या हो जाए, आई बन जाएगा, तो ये 2i हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो करणी में 10i हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो 10i हो जाएगा। बात समझे ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाती, सॉरी, काल्पनिक संख्या कहलाती है। बात समझे ना, तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर यदि ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो काल्पनिक संख्या कहलाती है। उस काल्पनिक संख्या में कैसे लिखना है ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं, काल्पनिक संख्या के बाद हम लोग परिमेय संख्या का जिक्र करते हैं। परिमेय संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या के बाद परिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आइए परिमेय संख्या की बात करते हैं, परिमेय संख्या की बात करते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। देखिए, जो परिमेय संख्या की बात हो रही है, ऐसी संख्या, परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर एक मिनट यार, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां आपका क्या होगा, p और q एक पूर्णांक होगा, एक क्या होगा,
पूर्णांक होगा। पी और क्यू एक क्या होगा पूर्णांक, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा जीरो। क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा तभी तो जाकर के हम लोग इसको क्या करेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। बात समझे ना। तो ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके वो आपका क्या कहलाता है परिमेय संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाता है परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आपका ये हो गया परिमेय संख्या की परिभाषा। अब एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे कैसे बनते हैं। जैसे मैंने 3 कह दिया वो पूर्णांक, ये आपका क्या पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। ठीक है ना, जिसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 22 बटे क्या होगा 7 हो गया, 3 बटे क्या होगा 4 होगा, -4 बटे क्या होगा 5 होगा। बात समझे ना। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। बात समझे ना। और 0 पॉइंट हमारे पास क्या होगा 3 ये आपके क्या हो परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बार के रूप में 0.67 हो गया, 0.1529 बार हो गया। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, ये सब आपके क्या कहलाते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और थोड़ा सा एक बात और से है कि जब भी कोई बाहरी आवाज आती है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको क्या क्या मैनेज करिए, क्योंकि आज पता नहीं क्यों भाई गांव में है उसी जगह से वीडियो बन रही है तो बहुत सारे आना जाना बहुत सारा दिखाई दे रहा है, जिससे कि बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। यदि बाहर की कोई आवाज़ आती है तो उस पर आप क्या करें मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप कंटेंट और बाकी आप क्या करिएगा बातों को समझिए आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा ये परिमेय संख्या होगी। ये क्या है परिमेय संख्या हो जाए, इस रूप में लिखा परिमेय होगा, इस रूप में लिखा परिमेय होगा, इस रूप में लिखा परिमेय होगा। बाकी ये सभी संख्याएं आपके क्या कहलाती हैं परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इन्हें p बटा q के रूप में हम लोग व्यक्त कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए अपरिमेय संख्या में वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा ना जैसे वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा ना जा जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा ना जा सके, लिखा न जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में जितने भी हमारे पास क्या हो जाएंगे अपूर्ण वर्ग जो होगा, जो अपूर्ण वर्ग है वो आपका क्या होगा, जिनका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। सभी क्या कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। यदि मैं करड़ी में 4 लिख दिया तो करड़ी में 4 या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है वर्गमूल निकालने पे 2 होती है। ठीक है, करड़ी में हमारे पास क्या होगा 3, करड़ी घात 3 भी लिख दिया तो भी हमारा क्या होगा अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई हमारे पास क्या होगा अपरिमेय संख्या होगी। आपका क्या इनफाइनाइट भी आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या होगी। वे संकेत जिसका क्या होगा कोई भी प्रमाणिक मान होता है वो आपका क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। सॉरी अपरिमेय, अक्सर आप देखेंगे स्मॉल जी की वैल्यू करेगा तो भी आपका क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या की बात करता है। ठीक है, वो तो इस अप्रॉक्स में लगभग में बताया जाता है ना। तो ये सब आपके क्या कराएंगे परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो पाई की बात है प्रश्न ऐसा आ गया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या 22/7 एक परिमेय संख्या। तो जो पाई की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो मानक वैल्यू होती है 3.1416 आगे बढ़ता चला जाता है। और 22/7 तो हमारे पास क्या है, जो 22/7 हमारे पास क्या होगा हम लोग इसको क्या करते हैं सुविधा के लिए प्रयोग में रखते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं मेंसुरेशन में प्रयोग करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो। बस है ना, इन्हीं कारण से इसको हम प्रयोग करते हैं। ये तो खुद ही क्या होगा 22/7 एक p है ये q है, तो ये आपका खुद ही क्या होगा परिमेय बन गया। लेकिन जो ये वाला है ये हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा। ये क्या होगा ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय हो जाएगा। दूसरे शब्दों में बताइए, मान लेते हैं कि दूध और दही की बात करते हैं। यदि दूध जब दही बन गया तो दही से दूध कभी नहीं बन सकता है ना। जब दूध दही हो गया तो उसको हम दही बोलेंगे, दूध नहीं बोलेंगे।
ऐसा ना, बात समझ कि पाई जो है, पाई की वैल्यू 22/7 आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 22/7 है वो पी बाई क्यू के रूप में बन चुका है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय में, और पाई को कहाँ रखेंगे, अपरिमेय में रखेंगे। बात समझे ना, पाई अपरिमेय संख्या को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, ये तो अपरिमेय संख्या की बात होगी, जिसको रेशनल इरेशनल बोलते हैं, ठीक है ना, रेशनल और इरेशनल बोल देते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं परिमेय में, पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक, तो आप ये बताइए पूर्णांक में आपका क्या होगा, 0 लेफ्ट 0 राइट, पास है ना, तो राइट में माइनस और लेफ्ट में क्या होगा, प्लस हो गया। तो यानी कि कोई भी हमारी गिनती है, गिनती को धनात्मक रूप में लिख दे, गिनती को ऋणात्मक रूप में लिख दे और जीरो का समूह बना ले, तो ऐसे में पूरा संख्याओं का जो समुच्चय तैयार होगा वो आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। किसी भी गिनती को ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सहित गिनतियों का जो समूह बनेगा वो आपका क्या कहलाता है, परिमेय संख्या का, सॉरी, पूर्णांक कहलाता है। तो इधर क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं ऋणात्मक। यहाँ भी बात आती है, थोड़ा सा समझिएगा जरा, बड़ा बढ़िया बढ़िया बात यहाँ से बोलते हैं सब, जीरो ऐसा बढ़िया से बना दे रहे हैं, यहाँ जीरो है, इस यहाँ हमने इसको बोला ऋणात्मक बोला, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक, और ये आपका होगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए ऋणात्मक धनात्मक है, लेकिन इनका नाम भी बहुत कुछ दे दिया, इसको भाई ऋणात्मक बोल दिया, इसी को बोलता है धनेत्तर संख्या, इसको क्या बोलता है, धनेत्तर संख्या बोलता है। और इसको क्या बोलता है, और इसको धनेत्तर बोलता है और इसको ऋणत्तर बोलता है, ये ऋणत्तर संख्या है, ऋणत्तर संख्या, ठीक। अब आप बताइएगा, और इन दोनों का मिक्स जब कर लेता है तो इसको बोलता है शून्यत्तर संख्या, शून्यत्तर संख्या, समझिएगा जरा। पूर्णांक में हमने देखा कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक और जीरो का रखा है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये 3 लोग हैं, पूर्णांक में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इसको हमने धनात्मक बोल दिया, इसको हमने जीरो बोला और इसको हमने क्या ऋणात्मक बोल दिया, ठीक। अब ये बताइए यदि हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक मिनट थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में गड़बड़ी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा इनको अलग से जिक्र कर देता हूँ कि ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गया, धनात्मक का जीरो हो गया, इनका मैं जिक्र अलग से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटिव बातें आता है एग्जाम में, तो उसको आप जानते रहिए भाई, नहीं तो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऋणात्मक में आपका क्या होगा, जैसे माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ क्या होगा, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, ठीक है। तो प्लस का इनफाइनाइट वैल्यू है और यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट माइनस का इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इन्हीं में हमारा क्या होगा, एक और क्लासिफिकेशन बनाया गया, वो क्लासिफिकेशन क्या होगा, ऋणत्तर संख्या, धनेत्तर संख्या और शून्यत्तर संख्या, ठीक है। ऋणत्तर संख्या, ऋणत्तर संख्या, ठीक, धनेत्तर संख्या, धनेत्तर संख्या, और आपका क्या होगा, शून्यत्तर संख्या, शून्यत्तर संख्या, शून्यत्तर संख्या, बस है ना।
देखिए ऋणोत्तर संख्या, धनोत्तर संख्या और शून्योत्तर संख्या में क्या होगी। देखिए ऋणोत्तर का मतलब ये हो गया, ऋणोत्तर का मतलब ये हो गया ऋण को छोड़ करके, धनोत्तर का मतलब हो गया धनात्मक संख्या को छोड़ के, और शून्योत्तर का मतलब होता है जीरो को छोड़ करके। बात समझ। तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे ऋणोत्तर संख्या को ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ कर पूर्णांक। ठीक, यदि ऋणात्मक संख्या को छोड़कर पूर्णांक बोलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट प्लस का इनफाइनाइट। हाँ सुने, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऋणोत्तर संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऋणोत्तर संख्या कहलाता है। अब आइए चलते हैं धनोत्तर संख्या के बारे में। तो धनोत्तर संख्या का मतलब धनात्मक को छोड़ करके, धनात्मक पूर्णांक को छोड़ करके, धनात्मक पूर्णांक को छोड़ करके, धनात्मक पूर्णांक को छोड़ करके, पूर्णांक को छोड़कर पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को छोड़ करके पूर्णांक आपका होगा। जैसे 0, धनात्मक पूर्णांक को छोड़कर क्या बनेगा, 0 रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस का इनफाइनाइट। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका पिछले वाले में, पीछे आपका क्या होगा, टेटोग्राफ एग्जाम में आया था, ये ऋणात्मक संख्या बोल दिया था, निम्न से कौन सी संख्या ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या 2 ठो दे करके, 1 ठो 0 दे करके, 1 ठो आपका क्या होगा, सॉरी 3 ठो ऋणात्मक 1 ठो धनात्मक दे दिया। कंफ्यूजन में हो गया कि भाई ऋणोत्तर का मतलब ये क्या लग रहा है, ऋणात्मक नहीं, ऋणोत्तर का मतलब ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, धनोत्तर का मतलब धनात्मक संख्या को छोड़ करके, शून्योत्तर मतलब क्या होगा, शून्य को छोड़ करके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, शून्योत्तर को बोला जाएगा 0 छोड़ करके, शून्य को छोड़कर। ठीक है, शेष पूर्णांक, शेष पूर्णांक जब बताओ शून्य को छोड़कर शेष पूर्णांक में क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, और इसके बाद माइनस इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 डॉट डॉट प्लस का इनफाइनाइट। तो ये आपके क्या कहलाता है, शून्योत्तर संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाएगा, ये शून्योत्तर संख्या कहलाएगी। बात समझ में नहीं, क्या कहलाएगी, शून्योत्तर संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए मैंने बोला था ना 3 चीजें, 3 में यदि मान लेते हैं कि यदि मैं इनको रोकूंगा तो ये दोनों रहेंगे, इनको रोकूंगा तो ये दोनों रहेंगे, बस है ना, और इसको रोकूंगा तो ये दोनों रहेंगे। तो वही चीज आपका है, मैंने आपको बता दिया पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक हमारा क्या है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है, तो ये जानते रहिएगा। ठीक है ना। अब आपको देखते हैं, अपूर्णांक की बात कर लेते हैं हम लोग। अपूर्णांक, अपूर्णांक, अपूर्णांक। तो अपूर्णांक में हमारा क्या, जैसे 3/5 हुआ अपूर्णांक है, 0.123 हुआ। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएगा, अपूर्णांक हो गया। और आपके क्या कहलाएंगे, जैसे हमारा 0.333 करके मैंने बात किया, वो भी अपूर्णांक हो गया। 0.5729 के बाद लगा, वो भी आपका अपूर्णांक हो गया। करड़ी में यदि हम लोग दे देते हैं, ठीक है, तो ये भी अपूर्णांक है, करड़ी वाली वैल्यू भी अपूर्णांक है। और करड़ी में क्या होगा, 7 अपूर्णांक है, और आपका क्या हो जाएगा, पाई भी अपूर्णांक है। बात समझे ना। और आप देखेंगे 1.2317 या 1573 डॉट डॉट, ये भी आपका क्या अपूर्णांक। तो देखिए अपूर्णांक में कौन कौन आएंगे, एक आपका आवर्ती दशमलव भिन्न आएगा, एक आपका क्या होगा, अनावर्ती दशमलव भिन्न आएगा, एक आपका अपरिमेय संख्या का करणी वाले वैल्यू आपके क्या अपूर्णांक होंगे, बाकी आपका भिन्न वाले भी अपूर्णांक होंगे। इसलिए अपूर्णांक के क्लासिफिकेशन में ये कभी नहीं कहा जाएगा कि सभी अपूर्णांक हमारे क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि सभी अपूर्णांक हमारे वास्तविक संख्या होंगे, या कभी सभी अपूर्णांक वास्तविक संख्या, सभी अपूर्णांक वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन सभी अपूर्णांक हमारे परिमेय संख्या नहीं होंगे। ये बात आप जानते रहिएगा, सभी अपूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होंगे, यह बात गलत रहेगा, क्योंकि कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी का बात यहाँ पर नहीं होगी। बात समझे ना,
कुछ होंगे, लेकिन सभी का बात यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, अपूर्णांक हो गया। अब हम लोग चलते हैं धनात्मक ऋणात्मक, ये सब बातें हो गई। प्राकृतिक संख्या की बातें करते हैं, थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, भाई बोर मत होइएगा। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में आपका क्या होगा, जिसको रियल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक, ये नेचुरल नंबर हुआ। तो गिनती हमारी क्या होगी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर कहलाएगी। यानी कि जो भी हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाने लगती है। बात समझ में, धनात्मक पूर्णांक आपका क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या का जिक्र नहीं किए थे, उसको कर लेते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो सहित जो गिनती होगी, जीरो को जैसे हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या में थी, जीरो को हम लोग जैसे सम्मिलित करेंगे वो आपका क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। तो ऐसी संख्या जिनके साथ किसी वस्तु को गिन सकते हो पूर्ण संख्या कहलाती, या प्राकृतिक संख्या को जीरो से सम्मिलित कर लिया जाता तो आपका क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग सम संख्या की बात करेंगे। सम संख्या, जो सम संख्या मतलब क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब सम संख्या की बात करते हैं तो वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो, वे आपके क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है, सॉरी सम संख्या कहलाती है। वे संख्या जो दो से विभाजित हो जाएगी वो आपका क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग बहुत ज्यादा जगहों में, माने बहुत ज्यादा का कुछ ही लोग बोलते हैं कि सम संख्या, ऋणात्मक सम और धनात्मक सम। अरे मेरे भाई, ऋणात्मक सम धनात्मक सम ठीक है बोल सकते, लेकिन वो सम संख्या में उसको क्या करेंगे, ऋणात्मक को नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपसे कह दी कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप क्या ऋणात्मक से उठा के लेकर आएंगे, नहीं ना, आप कहां से शुरू करेंगे, दो से शुरू करेंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक जो आपका क्या होगी, जो सम संख्या होती है वह दो से स्टार्ट होगी और दो से डिवाइड करने की बात करेगा। अब कहेंगे कुछ लोग तो ऐसे विद्वान हैं, कहते हैं जीरो एक सम संख्या। अरे मेरे भाई, किस किताब में लिखी थी कि जीरो सम संख्या है? वो तो अपने से आप बताते रहे कि जीरो एक सम संख्या है, बात समझे, वो अपने से बता दे जीरो एक सम संख्या। कैसे परिभाषा से कि ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए सम संख्या कहला, जीरो सम संख्या होगी, क्यों, दो से वो डिवाइड करती है। लेकिन ये बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मैं कहूं कि प्रथम 10 सम संख्या की बात करेंगे तो क्या जीरो से स्टार्ट करेंगे कि दो से स्टार्ट करेंगे ना? तो इसलिए आप क्या करिएगा, जीरो सम संख्या या अपवाद की बात है, जीरो एक क्या है, सम संख्या की, वो क्या है, अपवाद की बात है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी पूछेगा भी नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि यार ये तो विवादित बातें हैं, ये कभी नहीं आपसे पूछेगा, इसलिए आप दिमाग से हटा दीजिए जीरो एक सम संख्या। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ऐसा आएगा एग्जाम में, अरे मेरे भाई ऐसा कभी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, आएगा तो फिर मुझे दिखा देना आप लोग। ठीक, तो ये जैसे आपका क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। लेकिन सम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग 2n का प्रयोग करते हैं, आगे चल के 2n का प्रयोग करते हैं। सम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, 2n का प्रयोग कर लेते हैं। सम संख्या प्रदर्शित करने के लिए 2n का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, तो यदि हम n के जगह पर 1 2 3 4 रख दे, n हमारा क्या होगा, n हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यदि n के जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो सम संख्या हमारा क्या होगा, निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या की बात होगी, पूर्ण संख्या की बात हो गई, और आपका क्या होगा, प्राकृतिक संख्या की बात हो गई। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, वे संख्या जो दो से विभाजित न हो, संख्या जो दो से विभाजित न हो, जो दो से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो, वो आपका क्या कहलाते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 2 3 4, शुरुआत कहां से होगी,
एक से एक दो तीन, सॉरी 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट क्या होगा 2n-1। तो इसको क्या प्रदर्शित करने वाला जो सम संख्या को विषम संख्या प्रदर्शित किया जाता है तो 2n-1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि मैं n बराबर क्या 1 2 3 4 रखता जाऊं 1 2 3 4 रखता जाऊं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ 2 एकम 2 में से 1 गया 1 हो जाए, 2 दूनी के 4 में से 1 गया 3 होगा, 2 5 10 अथवा 2 3 6 में से 1 गया 5 होगा, 2 चौके 8 में से 1 गया 7 होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जी, इसको बोला जाता है यौगिक संख्या। इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या कहें? संयुक्त संख्या बोलते हैं। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है ना? तो अब इसमें आप देखेंगे, इसका परिभाषा यही कहेंगे कि ऐसी संख्या जो स्वयं से, एक से या अन्य किसी संख्या से विभाज्य होती है तो वो संख्या आपके क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक, एक दूसरा परिभाषा ये भी कहता है कि ऐसी संख्या जिनके अपवर्तकों की संख्या, जिनके अपवर्तकों की संख्या, ठीक है, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक होगी, 3 या 3 से अधिक होगी, तो वे आपके क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? 4 से, ये भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, और क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड कर देगा। ठीक, और यदि मैं कह देता हूं कि यदि 6 की बात करें तो 1 2 3 और क्या होगा? 6 हो जाएगी। मैं 8 की बात कर रहा हूं, 1 2 4 और क्या होगा? 8 होगा। मैं 10 की बात कर रहा हूं, 1 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं 12 की बात करता हूं, 1 2 3 4 6 और क्या हो जाएगा? 12। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। बात समझ? मैं 9 की बात करता हूं, 1 3 और क्या होगा? 9 होगा। मैं 15 की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 15 हो जाएगा। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या। बात समझे ना? क्योंकि इनके अपवर्तकों की जो संख्या हमारी है वो आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तकों की जो संख्या दिखा रहा है वो आपका 3 अथवा 3 या 3 से अधिक होगी, इसलिए आपका क्या कहलाएगा? ये भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं, 2 बातें और बताते हैं, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में संख्याओं के परिचय में एक और पार्ट का मैं डिस्कस करूंगा। अब देखा जाए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोला जाता है, प्राइम नंबर। ठीक, देखिए अभाज्य संख्या में आपका क्या होगा? प्राइम नंबर में कि वे संख्या जो स्वयं से या एक से, वे संख्या जो केवल स्वयं से या एक से डिवाइड हो वो संख्या के क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और इसका दूसरा परिभाषा है कि इनके अपवर्तकों की संख्या, इनके अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या 2 होगी, तो आपके क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे यदि मैं 2 की बात करते, इसको कौन कौन डिवाइड करेंगे? 1 और स्वयं 2। 5 की बात करते 1 और स्वयं 5। 3 की बात करते 1 और स्वयं क्या होगा? 3। यदि 101 की बात करूंगा तो 1 और स्वयं 101। यदि मैं क्या करूं 97 की बात करूं तो 1 और
97। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। बात समझे ना। तो चलिए एक और बातें हैं इकाई संख्या, एक और बातें कर लेते हैं इकाई संख्या के। इकाई संख्या, इकाई संख्या, ठीक है। ऐसी संख्या जो केवल और केवल स्वयं से विभाज्य हो, ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाज्य, ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो। अब बताओ जब स्वयं से विभाज्य हो तो कौन कहलाएगा इकाई संख्या। बताइए स्वयं से कौन डिवाइड होगा, एक ही ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपने से डिवाइड होती है। तो एक आपका क्या कहलाएगा, एक जो आपका है वही आपका इकाई संख्या, एक इकाई संख्या है। एक क्या है, इकाई संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके अपवर्तकों की संख्या, इसके अपवर्तकों की संख्या एक होती है, इसके अपवर्तकों की संख्या एक होगी। तो वो आपका क्या कहलाता है, इकाई संख्या कहलाता है। अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। तो वो आपका क्या कहलाएगा, इकाई संख्या कहलाएगा। बात समझे ना। तो हम आज का सेशन इतनी पे ही खत्म करते हैं। और भी हमें संख्याओं का परिचय करना है तो जो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में इसको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इतने पे रोकता हूँ, ठीक है। और यदि आपको जो बातें समझ में आई होगी तो आप क्या करें, दूसरों को क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप ही के कारण से हम लोग का मनोबल क्या करेगा, ऊंचा होगा। आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम लोग का क्या होगा, मनोबल ऊंचा होगा, ठीक है। बाकी हमने पूरा क्लास लिया, इसमें यदि कोई भी त्रुटियां होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं कोशिश किया हूं कि जो सही है वो तो सही बातों को आपको क्या कर प्रोवाइड करूं, जो आपको एग्जाम में बेहतर काम करने के हो। क्योंकि आपको एग्जाम से मतलब है नंबर उसी जगह से मुझे लेना, सिलेक्शन लेना मेरा भाई। वो विद्वान तो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें विद्वानों को कोई कदर नहीं है। आप नौकरी पा जाओ, आपका कदर होना चालू हो गया। आप कितनों विद्वान हो जाओ, घर पे बैठे रहो, कोई आपको क्या कदर नहीं होगा। तो इस बात को आप समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।